हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इसी वीडियो में गाइज हम लोग जो 18 जून 2022 का द हिंदू है उसके एडिटोरियल को समझने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो गाइज जो सबसे पहला हम लोग का एडिटोरियल है उसका टाइटल है अग्निपथ। अग्नि अग्निपथ अ फायर दैट कुड सिंज इंडिया। ठीक है। तो ये गाइज आप लोग ने नई स्कीम के बारे में सुना होगा। अग्निपथ स्कीम जो है उसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा है। ठीक है। इस एडिटोरियल को लिखने वाले जो है उनका नाम है सुशांत सिंह। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं गाइस क्या लिखा है इस एडिटोरियल में। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो डिफेंस रिक्रूटमेंट प्लान है वो कुछ इंडेंजर कर सकता है सेफ्टी ऑफ द कंट्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो सितंबर 2013 में क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब वो हरियाणा में एक्स सर्विसमैन की जो रैली थी उसमें गए हुए थे और वो एडवोकेट करते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम को। ठीक है। वो सपोर्ट करते हैं इस स्कीम को कि ये स्कीम होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो स्कीम लागू करते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, नौ नौ साल के बाद यानी दो इस 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर 2013 के बाद 9 साल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, एग्जैक्ट यू टर्न ले लेते हैं वो। अभी ये जो नई स्कीम लाई है ये है नो रैंक नो पेंशन स्कीम। ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि नए सोल्जर रिक्रूट होंगे। ठीक है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होंगे और कोई रैंक नहीं होगा उसमें। तो जो मोदी जी हैं उनकी गवर्नमेंट वन रैंक वन पेंशन से नो रैंक नो पेंशन पे मूव कर चुकी है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है कितना भी कोशिश कर ले छुपाने का, लेकिन जो रियल रीजन है इस डिसीजन का वो इकोनॉमी है। ठीक है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें हम लोग को वन रैंक वन पेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो 7,123 करोड़ 7,123.38 करोड़ का किस में जाता है, इस स्कीम OROP जो स्कीम है उसके एंड हर साल उसमें देना पड़ता है उनको जैसे सैलरी और वो प्लस जो इसके बाद एरियर्स क्रिएट हुआ जो पहले से ये लागू किया गया था। मतलब बैकडेट से स्कीम लागू की गई थी। तो उसमें हम कितना गया 10,392 करोड़ 10,390 करोड़। ठीक है। तो ये इतना एरियर्स में गया। जो जुलाई 1 2014 से लेके 31 दिसंबर 2015 के बीच में जितना एरियर था उतना उसमें गया 10,390 करोड़। और प्लस जो हर साल हम लोग का खर्चा आने लगा इस स्कीम के चलते वो हो गया 7,123 करोड़। ठीक है। और ये कहते हैं कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें 1,19,696 करोड़ का क्या है, पेंशन में जाता है केवल। ठीक है। और जो 1,63,453 करोड़ ये जाता है सैलरीज में। तो ये दोनों मिला के गए जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट है उसमें 54% बना देता है। जब इतना पैसा चला जाएगा सिर्फ इसमें सैलरीज और पेंशन में तो कुछ बचेगा नहीं। इसके चलते ये स्कीम लाई गई है, इनका कहना है। फिर गाइज ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ये डिस्कस करते हैं जो मॉडर्नाइजेशन है वो। तो ये कहते हैं कि हाँ जो सेविंग होगा वो मॉडर्नाइजेशन के लिए होगा, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है उससे। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इंडियन मिलिट्री का वो ऑलरेडी डिले हो गया है। ठीक है। जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, इसके पास 30 स्क्वाड्रन फाइटर जेट है जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो है 42 स्क्वाड्रन की। ठीक है। और जो इंडियन नेवी है ये इसके पास 130 शिप्स है जबकि ज़रूरत है 200 शिप्स की। ठीक है। और इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख सोल्जर्स की कमी है अभी इंडियन आर्मी में। तो ये जो स्कीम है गाइज अग्निपथ वाली, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो इकोनॉमी है वो इनकेपेबल है। जो रिक्वायरमेंट की नीड है मॉडर्नाइजेशन के लिए जितना पैसा चाहिए उसमें हम लोग की जो इकोनॉमी है उस वो इनकेपेबल हो रही है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि इंडिया जो है इसको हम दोनों तरफ से थ्रेट है, इनर थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट में ये बताते हैं चाइना और पाकिस्तान। और जो इंटरनल थ्रेट है वो कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस वो
तो इसलिए ये कहते हैं जो मॉडर्नाइजेशन है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं ये दिस रियलिटी कैन नॉट बी विश्ड अवे इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग द इकोनॉमी, इंस्टेड ऑफ एक्सपैंड, जहाँ तक गवर्नमेंट को इकोनॉमी एक्सपेंड करने की सोचनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उल्टा जो मिलिट्री है उसको श्रिंक कर रही है। कॉन्सिक्वेंसेज है वो काफ़ी डैमेजिंग है। सबसे पहले कहते हैं जो पॉजिटिव होगा वो तो देखना होगा, वो तो स्कीम के बाद पता चलेगा कि क्या पॉजिटिव है इस स्कीम में, लेकिन जो कंसर्न है, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या हो सकते हैं, वो ये बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले कि जो गाइज नए जो सोल्जर्स आएंगे, ठीक है, तो उनको 4 साल की ड्यूटी, 4 साल के लिए कौन उस पर रहेंगे, और जिसमें से 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो एक तरह से कितना टाइम के लिए रहे, 3.5 साल के लिए वो जो उस 3.5 साल के लिए वो रिक्रूट हो रहा है, सोल्जर की तरह काम किए। तो इससे क्या होगा, जितनी बार वो आएंगे और नए सोल्जर्स आएंगे, नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है, इंक्रीजिंग ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स एंड ग्रेटर रिक्रूटमेंट एंड रिलीज एंड रिटेंशन ऑफ सोल्जर, तो इन सब पे जो कॉस्ट पड़ेगा गाइस, वो ये बोलते हैं कि उसके वजह से उससे भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो टूथ और टेल का रेशियो है, टूथ मतलब होता है जितने जो सोल्जर्स है वो ऑन फ्रंट पे होता है, जो उनको तो जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जैसे 100 सोल्जर्स को ले जाने के लिए जो मान लीजिए 10 सोल्जर्स लगते हैं, 10 सोल्जर्स उनके किस लिए लगेंगे, ड्राइवर्स होंगे, कुछ अलग अलग वो होंगे, तो जो 100 सोल्जर्स हो गए, ये हो गया टूथ, ठीक है। और जो 10 सोल्जर्स हुए जो उनको ले जाने के लिए लगे, ये हो गया टेल। तो इससे क्या होगा गाइस, जो एडमिनिस्ट्रेशन में और जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ में जो नंबर ऑफ जो ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस उसके लिए ज़्यादा वर्कफोर्स लगेगी ट्रेन करने के लिए, तो उसमें जो टेल का वो है वो बढ़ जाएगा और टूथ के रेशियो में। तो इसका ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। टूथ एंड टेल रेशियो हमेशा हाई होना चाहिए, तो ये जो रेशियो है ये डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेल बढ़ जाएगा, है ना, और टूथ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये कहता है कि जो टूथ और टेल रेशियो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि एयरफोर्स और नेवी में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत स्पेशलाइज्ड रोल भी होते हैं। ये कहते हैं कि जो एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आप लोग देखेंगे तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड रोल होते हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल्स और हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। और ये बैकबोन होता है सिस्टम का, द फाइटर जेट जैसे उड़ाना हो गया, हाई टेक वेपन चलाना हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर होंगे, ये उतना एक्सपीरियंस नहीं होंगे, ये उतनी तरह से तैयार नहीं होंगे। मशीनों में क्या होता है, आप जितनी देर तक उसको यूज़ करते हैं उतना आप उसमें आपके अंदर उतना कन्विक्शन आती है, और उतना आप यूज़ करने और उसको एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर्स होंगे, ये क्या करें, ये उतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो उससे जो क्या होगा कि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे असर पड़ेगा, ठीक है। जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी, उनमें असर पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कहते हैं गाइस, अगर हम लोग इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी की अगर हम लोग बात करें, तो आर्मी का क्या प्रॉब्लम है कि जो टू फोल्ड चैलेंजेस है आर्मी की, अगर बात करें तो उसमें टू फोल्ड चैलेंजेस है। कैसे, तो पहले तो इंडियन आर्मी की जो है लेगेसी है वो ट्रेस होती है 1748 में। सबसे पहले क्या होता है गाइस, जो इंडियन आर्मी होती है उस पर उसको जब बनाया जाता है, तो वो डिसिप्लिन, उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है शुरुआत के दिनों में, ठीक है। डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है, और कोई भी कास्ट जो फ्रेगमेंटेड इंडियन सोसाइटी है उसका इम्पोर्टेंस नहीं आने दिया जाता है, ठीक है। तो एक होमोजेनियस सोसाइटी बन के होमोजेनियस ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरती है, ठीक है। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जगह का हो, तो वो अपने आप को एक उस जगह से कम ज़्यादा इस जो आर्मी होती है इसके लिए लॉयल्टी शो वो होता है, बन के उभरती है। लेकिन फिर क्या होता है, 1857 के बाद जो म्यूटनी होती है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाता है, ठीक है। वो क्या करता है इंडियन आर्मी के अंदर, 1857 में फिर म्यूटनी होती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन जो क्या करता है, 1857 के म्यूटनी के बाद आपको पता होगा जो गवर्नमेंट है वो कंपनी से हटा के ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेटेशन ऑफ कास्ट और क्लास क्रिएट करती है आदमी, सॉरी जो ब्रिटिश क्राउन है वो आर्मी के अंदर, ठीक है, ताकि उनको डिवाइड रखे। उनको क्या लगने लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो ये होमोजीनियस मिलिट्री है, ये एक तरह से
चैलेंज प्रूफ हो सकती है हम लोग को, ठीक है। इसलिए वो डिवाइड एंड रूल अपनाते हैं और जो कास्ट डिस्टिंक्शन है वो इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और यही जो कास्ट डिस्टिंक्शन है और सेपरेटनेस ऑफ कास्ट और क्लास वाला है, ये इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रहता है। ऑफ कास्ट वो कंटिन्यू रहता है, आज भी इंडियन आर्मी का कैरेक्टर है। कैसे? अगर जो आप एक एफिडेविट पेश किया था गवर्नमेंट ने, एक जो गवर्नमेंट का जो व्यू था, एक एफिडेविट फाइल किया था गवर्नमेंट ने कोर्ट में, उसमें कहा था कि जो आर्मी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है जब जो हम लोग का अभी जो सिस्टम है यानी क्लास बेस्ड जो सिस्टम है उसके उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, और अगर इसको चेंज किया जाता है तो ये सीनियोरिटी स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी इस फेवर में होती है क्लास डिस्ट्रिक्शन के और कास्ट डिस्ट्रिक्शन के इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये क्लास डिस्टिंक्शन था जो ब्रिटिश क्राउन ने इन्फ्लुएंस वो किया था, वो बाद में भी चला, और आज भी जो कैरेक्टर है इंडियन आर्मी का वो उसी से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर ये कहते हैं फिर गाइज कि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें जो क्लास बेस्ड रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली हट खत्म कर दी गई है एक तरह से, ठीक है। क्यों खत्म कर दी गई है? क्योंकि अब आपको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में होंगे और उस पे हिसाब से होंगे, तो पहले की तरह। तो इससे क्या होगा गाइज, ये ड्रास्टिक शिफ्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट थिंकिंग सीक्रेट लीडर। इससे क्या होगा कि जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है उसमें अफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो कहते हैं कि भले ही आज के टाइम में जो सोल्जर है वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, लेकिन अभी भी जो उनका मोटिवेशन है वो बहुत हद तक जो सोशल आइडेंटिटी है उससे आता है, ठीक है। ये मेंशन करते हैं नाम, नमक और निशान, इन चीज से इस चीज से उनका मोटिवेशन आता है, ठीक है। जो हर सोल्जर होता है वो कि उसको क्या होता है, उसके अंदर इच्छा होती है कि रेपुटेशन जो हो उसकी अपने कास्ट ग्रुप में वो अच्छी रहे, अपने विलेज में अच्छी रहे। तो इसीलिए जो है ये एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है आज के टाइम में, जो ठीक है। जैसे जो जाट हैं वो उनके लिए अपने जो बैटल है वो जीतना अपने उससे लिंक्ड है। और जो जाट सोल्जर्स हैं, जाट रेजिमेंट जो है, अगर वो कोई बैटल पे जाती है तो उसके लिए जीतना अपने कम्युनिटी से रिलेटेड है, कि जाट जाट प्राउड से रिलेटेड है, तो ये चीज़ उनको मोटिवेशन देती है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये ख़त्म कर दिया गया है पूरा, इससे क्या होगा कि जो मिक्स्ड सिस्टम क्रिएट होगा उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए जैसे कोई गोरखा रेजिमेंट है, वो जाट सोल्जर के द्वारा लेड किया जाए, या फिर मलयाली फ्रॉम केरला या मेतई फ्रॉम मणिपुर, इन सब के द्वारा लेड किया जाए, तो उसके जो इफेक्टिवनेस है उसमें असर पड़ेगा, ठीक है। प्लस ऐसी जो चीज़ है उसको मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आर्मी अभी अनप्रिपेयर है, ठीक है। ये कहते हैं कि गैस फिर कुछ और चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। थ्रो अप बाय द मॉडल कहते हैं कि देयर विल बी मेजर प्रॉब्लम इन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटिंग एंड डिप्लॉइंग सोल्जर, ठीक है। ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, किसमें? ट्रेनिंग और इंटीग्रेटिंग। और स्कीम में क्या रखा गया है कि जो जितने भी सोल्जर्स होंगे उनको जब ये उनका पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उनमें से जो 1/4 सोल्जर हैं, यानी 25% जो सोल्जर है उनको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। परमानेंट उनको जॉब पे रखा जाएगा, या फिर वो परमानेंट सोल्जर्स बनाया जाता है, तो बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अनहेल्दी कंपटीशन होगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी या मिलिट्री वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रस्ट, कॉमराडरी, स्पिरिट दे कॉर्प्स, इन सब पे चलता है, ठीक है। लेकिन अब क्या देखने को मिलेगा, जो फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लोगों को पता चलेगा कि कोई कौन सेलेक्ट हुआ है फॉर परमानेंट जॉब और कौन नहीं हुआ है, तो उसमें एक हम लोग को ज्वेलसी देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्वेलसी देखने को मिलेगी, राइवलरी देखने को मिलेगी, खासकर से फाइनल ईयर में। फिर ये कहते हैं कि इवन दो गवर्नमेंट हैज़ केप्ट कॉन्ट्रैक्ट एट 4 ईयर, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है 4 ईयर का है, और इसके बाद जो कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी, कोई फैसिलिटीज़ तो बहुत है, लेकिन जो पेंशन्स वाली, ठीक है, फैसिलिटीज़, ग्रेचुइटी जिसे कहते हैं, वो नहीं मिल रही है। लेकिन ये इस चीज़ को चैलेंज किया गया है इसका लीगली बेस पे, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो OROP इशू की तरह ही ये भी इशू बाद में क्या बन हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, और जो अट्रैक्ट करेगा जो अगली
अगली गवर्नमेंट होगी वो प्रॉमिस करेगी कि हम चलो हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम 5 साल के पे रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। प्लस हम कुछ को ये प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि जो पेंशन है वो इसको भी देंगे उस हिसाब से। तो एक तरह से और बर्डन क्रिएट कर देगा बजट में, तो एक तरह से ये काफ़ी पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सैलरी और पेंशन बजट फिर से बढ़ने लगेगा गवर्नमेंट पे, ठीक है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशन भी होगा। जैसे कि ये बात करते हैं कि अभी क्या होता है कि अभी स्टेट वाइज कोटा होता है, ठीक है। जो जिस रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन जिस स्टेट में ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा अलाउ किया जाता है, ठीक है। उसको ज़्यादा कोटा दिया जाता है। 1966 से ये सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या किया गया, इसमें अग्निपथ स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है, और जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। तो इससे क्या होगा गाइज, इसमें पाकिस्तान का ही एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जो जितनी भी जो भी आर्मी है वो ज़्यादातर पंजाबी डोमिनेटेड है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर पंजाबी देखने को मिलेंगे होंगे आपके पंजाब के प्रोविंस से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ये चांसेस है, इस अग्निपथ स्कीम से भी ये चांसेस है कि जो पूरा जो मिलिट्री है या फिर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी होगी, नेवी हो गई या फिर एयरफोर्स, इसमें आप लोग को जब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सॉरी जब कोई कोटा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट से लोग आए ही, ठीक है। जैसे कोटा दिया जाता था, मान लो कि अलग अलग स्टेट को अलग अलग कोटा दिया गया है, कहाँ कहीं से 100 आएंगे, कहीं से 50 आएंगे, ठीक है। तो कहीं से 60 आएंगे। तो ये क्या होगा, ये इससे क्या होता था, इससे एक मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन बनता था। लेकिन अब जो है कोटा वाला सिस्टम इसमें ख़त्म हो गया है, तो इससे क्या होगा, बहुत हद तक चांसेस है कि इतनी इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। कोई स्टेट या कोई इतनी सिटी का जो पॉपुलेशन है, वो कोई नंबर है आर्मी में या फिर किसी भी विंग ऑफ मिलिट्री में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी का कम हो जाएगा, जिसके जिसके चांसेस है सिविल वॉर के, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सिविल वॉर का। ये कहते हैं कि जो एकेडमी रिसर्च है, उससे भी उसका भी ये कहना है कि उससे भी ये पता चलता है कि जो इथनिक बैलेंस है वो एसोसिएटेड है विद सवर प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ सिविल वॉर, वरिंग सिनेरियो फॉर टुडेज टुमारो इंडिया वेयर फेडरलिज्म इज बीइंग सर्व्ड टेस्टेड बाय रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं गाइस कि जो इससे है अब फर्क पड़ेगा, सॉरी चांसेस है इससे किसकी, सिविल वॉर की। फिर ये कहते हैं गाइस, कपल्ड विथ लैक ऑफ होप इन इंडियन इकोनॉमी, जो फिर ये कहते हैं गाइस कि जो ये जो इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है, इसमें क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है गाइस, जैसे हम लोग के पास एक एग्जांपल है यूगोस्लाविया का, रवांडा का, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो खुद इंडिया में पार्टीशन के बाद देखा गया, इस जो ट्रेन सोल्जर्स होते हैं वो आफ्टर डीमोबिलाइजेशन के बाद जो वायलेंस देखा गया अगेंस्ट माइनॉरिटी में, ठीक है। तो इन अग्निपथ में क्या आएगा, इस 4 साल आप लोग जॉब करोगे, आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको सिविल लाइफ जीने के लिए भेज दिया जाएगा विद सम रिवॉर्ड्स एंड एक्सेट्रा। तो गाइज ये बताते हैं कि जो हम लोग का एग्जांपल है फ्रॉम यूगोस्लाविया, रवांडा, और खुद पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में देखा गया था, जो डीमोबिलाइज सोल्जर्स थे, जो वापस मोबिलाइज इसको किया गया था, मतलब सोल्जर लाइफ जी के वापस आए थे जो, उन वो क्या होता है, बहुत से एग्जाम्पल्स है डीमोबिलाइज सोल्जर जो है लीडिंग टू इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ये सरकास्टिक बोलते हैं कि हम लोग वैसे ही देखते हैं कि आज जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, ठीक है। जो ये कहते हैं कि जो एक्सक्लूसिव राइट है टू वायलेंस गवर्नमेंट का, वो ये सीट कर चुके हैं मेजिटोरियन का को ग्रुप को। ये कहते हैं माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो हम लोग वायलेंस है वो अक्सर गवर्नमेंट के थ्रू देखते थे, मेजोरिटेरियन ग्रुप जो है उसको शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो sarcastically ये बोलते हैं कि जॉब है ये सैलरी प्रोवाइड करती है प्लस यूनिफॉर्म और प्रेस्टिज भी प्लस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो इनहेरिटेंस है ब्रिटिश से, ठीक है। प्लस लिविंग कंडीशन फैसिलिटीज और जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, ये सब भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, काफ़ी अट्रैक्टिव फैक्टर है इंडियन आर्मी की जॉब के लेके, ठीक है। इस वजह से लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं इंडियन आर्मी को, ठीक है। और ये आल्सो रिजल्ट करता है सोशल स्टैंडिंग और प्रिविलेज और
पेंशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये चीज़ गाइज काफ़ी इस चीज़ से लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इस जॉब को लेके और ये कहते हैं कि guys, ऐसा ना हो जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सोल्जर्स हैं, यानी जो अग्निपथ से जो रिक्रूट हुए हैं वो होंगे, जो केवल 4 साल के लिए होंगे, ठीक है, उनको पेंशन तो मिलेगी नहीं, हम लोग को पता है, ठीक है। और मिलिट्री सर्विस के बाद कोई पेंशन मिलेगी नहीं, तो इससे क्या चांसेस है, इससे चांसेस है कि जो मोटिवेशन है उनका वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको 4 साल के बाद तो भेज दिया जाएगा सिविल लाइफ जीने के लिए विथ सम रिवॉर्ड, कुछ 11 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, ठीक है, वन टाइम जो वो होगा, तो ये तो दिया जाएगा, लेकिन वो प्रेस्टीज नहीं मिलेगा और साथ ही पेंशन नहीं है, तो वो मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि गाइस जो गवर्नमेंट का अर्निंग है, गवर्नमेंट की जो जिद है या गवर्नमेंट का जो लालसा है फाइनेंशियल सेविंग का, वो क्या है, उसने रिस्क क्रिएट कर दिया है कि जो हॉनर हॉनर ऑफ प्रोफेशन है, जो आर्मी की जॉब को लेके जो हॉनर है उसको पे असर पड़ा है, प्लस पड़ेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी और सेफ्टी ऑफ द कंट्री पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। जो सोल्जर्स होंगे वो उतने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिली होगी उनको, और केवल 4 साल जी रहे हो, 4 साल में जो है वो करेंगे, सिर्फ 4 साल तक अपना जो है क्या कहेंगे, आर्मी की लाइफ जिएंगे, तो उनके वो उस हिसाब से ट्रेन नहीं होंगे, तो उस पर कंट्री की जो सेफ्टी है उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है। गाइस हम लोग का अगला जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है, अ मैन पार्लियामेंट स्ट्राइविंग फॉर इंक्लूसिव इन फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया, ठीक है। इसका एडिटोरियल को लिखा है रितिका जज्जो और गौतम गणेश ने, ठीक है। तो ये एडिटोरियल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एडिटोरियल है, ये लिखा गया है इक्वलिटी के टॉपिक पे, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के टॉपिक पे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि गाइज जो, तो ये कहते हैं गाइज कि जो 1952 में जब पहली बार इंडियन रिपब्लिक जो है फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था, तो उस समय 39 स्ट्रांग, इंटेलिजेंट, पैशनेट और वुमेन लीडर बैठी हुई थी। तो उस समय जो बाकी कंट्रीज थी उनके हिसाब से काफ़ी अच्छा इंडिया का वो था, क्या कहेंगे, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इनकरेजिंग स्टार्ट था बाकी कंट्री के हिसाब से, ठीक है। उस समय क्या था कि जो 1.7% जो है यूएस से कांग्रेस की बात करें तो केवल 1.7% थी उस समय ये वुमेन्स, ठीक है। और यूके पार्लियामेंट की बात करें तो 1.1% थी, ठीक है। और इंडिया में ये टोटल 5.5% था। तो हम लोग की जो स्टार्ट हुई है जेंडर इक्वलिटी को लेके वो काफ़ी अच्छी हुई थी बाकी सब नेशन से, ठीक है। और जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस का मूव है ये बिल्कुल डिटैच नहीं किया जा सकता है, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उससे, ठीक है। तो वुमेन जो औरतें थी इनने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के पास जो पार्टिसिपेट किया था, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें, ठीक है, हर क्लास की, कास्ट की और रिलीजन की वुमेन। तो ये कहती हैं गाइज जो ये टेस्टामेंट होना चाहिए इस पार्ट इनका, इस कंट्रीब्यूशन का, इस पार्टिसिपेशन का, कि जो आज वुमेन्स है उनके उनके पास एक लॉर्डर वॉइस होना चाहिए था, उनको इससे के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि 1952 में हम लोग का जो हाईली प्रोग्रेसिव स्टार्ट था, हाईली प्रोग्रेसिव स्टेप था, वो अभी उतना कंटिन्यू नहीं रहा। 70 साल हो गए हम लोग को आज़ादी के लिए, आज़ादी में, ठीक है। और जो ये है कल ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेड हो गया है, ठीक है। फिर ये कहती हैं दूसरा पॉइंट कि जो हम लोग ने देखा क्या है अब तक कि जब इंडिया में वुमेन्स, हम लोग ने देखा क्या है इंडिया में एक वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, ठीक है। और काफ़ी हाई परसेंटेज के जो वुमेन पार्लियामेंट्रियंस भी रही हैं, ठीक है, कंपेयर किया जाए बाकी सब मैच्योर डेमोक्रेसी से। लेकिन हुआ क्या है कि जो इंक्लूसिविटी के लिए जो स्ट्रगल है वो अभी भी इजी नहीं है, ठीक है। ड्यू टू सिस्टमेटिक इश्यूज पार्लियामेंट जो है अभी भी उसमें उतनी वुमेन्स नहीं है, वो हमेशा से नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट जो है अभी भी वुमेन्स को एलिनेट करता रहा है, उनको उनका जो उनको एलिनेट करता रहा है, ठीक है। नंबर अभी भी कम है वुमेन्स पार्लियामेंट्रियन का, ठीक है। और जो वर्क स्पेस है वो कंटिन्यू टू बी बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मैन, ठीक है। और लास्ट के कुछ टाइम में गाइज ये कहते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, खासकर से जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2014 के बाद। उसके बाद क्या हुआ था कि एक मूवमेंट दिया था, इस ग्रेटर ग्रेटर इम्पेटस दिया था इस चीज़ को लेके, सॉरी, इस मूवमेंट को लेके, ठीक है। सॉलिडेरिटी में जो सिटीजन्स हैं इनने
सुपरलेटिव्स की जो है अपने नाम के आगे शी, हर, ही, हिज ये सब लगाने लगे थे, ठीक है, सॉलिडेरिटी शो करने के लिए इस मूवमेंट के आगे के लिए के सपोर्ट में, ठीक है। लेकिन उसके बाद से गाइज ये जो चेंज हुआ था, ये जो लोग असर्टिव हुए थे अपने अपने पर्सनल प्रोनाउंस के बाद, उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो मैटर है ये काफ़ी तरह से जो है उतना जो क्या कहेंगे लेजिस्लेचर्स का नोटिस में नहीं आया, स्केप द नोटिस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि इसकी जो क्लोजर लुक हम लोग देखे पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स और कम्युनिकेशन में, इससे पता चलता है कि जो लैंग्वेज है अभी भी पार्लियामेंट में वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो पार्लियामेंट जो है ऑफ जो वुमेन्स लीडरशिप की जो पोजीशन में होती है उनको अभी भी चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है, चेयरमैन कहा जाता है, वुमेन नहीं, ठीक है, पार्टी या पार्टी मैन कहा जाता है, ठीक है। तो होना तो चाहिए कि जेंडर वुमेन है तो चेयर वुमेन होना चाहिए, या चेयर पर्सन सिर्फ हो तो वो जेंडर न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी भी जो है हम लोग ये इस चीज़ का यूज़ देखते हैं, चेयरमैन या फिर पार्टी मैन। तो ये मैन वर्ड जो है ये कहती है काफ़ी, इस वजह से जो ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है पार्लियामेंट वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। ये कहती है कि जो राज्यसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है वो वाइस प्रेसिडेंट को अभी भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रेफर करता है, ठीक है, चेयरमैन रेफर करता है, चेयरवुमेन नहीं। ये जो पूरा इशू है यहाँ शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। जो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें राज्यसभा की, तो इसमें 150 टाइम्स ऐसा हुआ है कि जो वर्ड्स हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और जो दूसरे इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 600 टाइम्स जो है ये गलती की गई है कि इसमें क्या कहेंगे कि जेंडर बायस जो है नेम्स, जेंडर बायस टाइटल ये यूज किए गए हैं, ठीक है। मस्कुलिन प्रोनाउंस जो किए गए हैं 600 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में और 150 टाइम्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर राज्यसभा में, ठीक है। बायस टुवर्ड्स मैन, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो कितना बायस है मेंस के फेवर में, ठीक है। सेवन, और जो ये कहती हैं कि जो हम लोग देखते हैं गाइस पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी ऐसा ही होता है। और लास्ट विंटर सेशन की बात करती हैं कि उस समय जो एक तमिलनाडु की एमपी थी, उनके उनके लिए जो लोकसभा में उनको रेफर किया गया था चेयरमैन मैडम से उनके नाम से बोला गया था, ठीक है, लास्ट ईयर के विंटर सेशन में, ठीक है। और गाइज ये कहती हैं सिर्फ यही नहीं, जो हम लोग के लॉज जो बनाए जाते हैं नए नए एक्ट, उसमें भी काफ़ी ये देखने को मिलता है कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट्स नहीं होते हैं। उसमें भी जो विक्टिम्स हैं उनको अक्सर उनके आगे शी का यूज़ किया जाता है, यानी ऐसे प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है जो वुमेन्स के लिए है, शी हो गया, हर हो गया, ठीक है, इन सब के लिए। और जो इन एक्ट्स की बात करें, एक्ट्स में ऐसा होता है जो वुमेन्स हैं इनको उनको उनको एज अ एक्यूज्ड सॉरी एज अ विक्टिम हमेशा यूज़ किया जाता है। और जो अथॉरिटेरियन सॉरी जो पावर की पोजीशन में होते हैं उनको हमेशा, जो लीडर और प्रोफेशन के पोजीशन में होते हैं उनके आगे हमेशा मैन या फिर ही का यूज़ किया होता है, ठीक है। तो इस पे सवाल उठाती हैं ये। जो रूट है गाइज इसका वो शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो इसने एक तरह से हिस्टोरिकल स्टेरियोटाइप जो है इसको रीस्टोर, उसी को क्या कहेंगे रीइंफोर्स किया, ठीक है। एंड जो वुमेन्स और ट्रांसजेंडर जो पीपल है उनको कभी लीडरशिप पोजीशन में नहीं लिखा गया, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर, इन सब के आगे जो प्रीफिक्स है वो जेंडर मैस्कुलिन प्रोनाउंस है वो यूज़ हुआ है हमेशा, जैसे गवर्नर हो गए, जज हो गए, इन सब के आगे जो है मस्कुलिन मस्कुलिन जो प्रीफिक्स या प्रोनाउंस जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कहती हैं गाइज ये क्रिटिसिज्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन जो गलती है वो सक्सेसिव यूनियन गवर्नमेंट जितनी क्रिएट हुई उनने किसी को भी ये किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि इसको अमेंड करना चाहिए और चेंज करना चाहिए, ठीक है। फिर ये बात करती हैं 2014 में मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार एक स्पीकर थी लोकसभा के। उनके कहने पे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है उसमें थोड़ा उसमें चेंज किया गया और जिसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। तब से जो जितने भी वो होते हैं कमिटी हेड होते हैं उनको चेयर पर्सन कहा जाता है, ना ही चेयरमैन या चेयर वूमेन, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में उनको चेयर पर्सन की तरह चेयर पर्सन मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो जो ये इनिशिएटिव है ये एक तरह से प्रूफ है कि जो ये गोल है ये अटेनेबल है। कौन सा गोल, कि ये वाला जो गोल है जेंडर न्यूट्रल प्रीफिक्स का यूज़ किया जाए,
ठीक है, जेंडर न्यूट्रल प्रीफिक्स का ये प्रोनाउंस का यूज़ किया जाए, मस्कुलिन जो प्रोनाउंस का यूज़ है इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। ठीक है, तो ये अटेनेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ये अटेनेबल है, ऐसा ये कहती है। ठीक है, फिर ये कहती है कि डिस्पाइट सर्टेन कोर्स ऑफ करेक्शन, कहा कुछ एडवांस होने के बाद भी हम लोग क्या देखते हैं कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल मिनिस्ट्री हमें फेल कर जाती है इस चीज़ का दिमाग में रखने में। ठीक है, अक्सर जो उसके रिप्लाईज होते हैं, गवर्नमेंट सॉरी मिनिस्ट्रियल रिप्लाईज जो होते हैं, है ना, उसमें हमेशा जो है इस चीज़ का वो किया गया है, जो वुमेन्स पार्लियामेंट्रियन है उनको भी सर कह के बुलाया गया है। ठीक है, उनको भी सर कहा गया है, वुमेन पार्लियामेंट्रियंस को भी सर कह के बुलाया गया। ठीक है, जो 17 लोकसभा है, उसके बाद हम लोग ने देखा है कि 75 वुमेन्स में जो पार्लियामेंट 75 वुमेन पार्लियामेंट्रियन जो है, उनके जो वुमेन पार्लियामेंट्रीज के जो पार्लियामेंट्रीज के जो क्वेश्चन होते थे उसमें 84% टाइम ऐसा हुआ है कि उनके लिए सर सैल्यूटेशन का यूज़ हुआ है। सर सैल्यूटेशन का यूज़ हुआ है, और 15 लोकसभा में जब वुमेन स्पीकर थी तब ये केवल 27% था। तो एक तरह से काफ़ी पहले एडवांस तो हुआ है, जैसे मीरा कुमारी ने वो किया तो उसके बाद से कुछ वो हुआ, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि हाउएवर दिस इंडिकेशन इज क्लियर रीजन फॉर लैप्स, एदर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हुआ है या तो फिर इग्नोरेंस किया गया। तो ये पूछती है कि ये मतलब ये कहती है कि ये जो गलती हो रही है या तो एरर की वजह से हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से हो रही है, या तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझा जा रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा रहा है कि इसको इग्नोर कर दिया जा रहा है बार बार। ठीक है, जो इंडिया में ये कहती है कि जो इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज है वो बाकी कंट्री से बहुत पहले आई थी, जैसे कनाडा में 1960 में आई थी फॉर अब ओरिजिनल वुमेन, ऑस्ट्रेलिया में फिर 1962 में इंडिजीनियस वुमेन, फिर यूनाइटेड स्टेट में 1965 में अफ्रीका अमेरिकन डिसेंट की जो वुमेन्स थी उनके लिए दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं जो हम लोग का ये एडवांस था, जो हम बाकी कंट्री से आगे थे, ये हम लोग ने लॉ जो है इसको इसको हम लोग ने आज उतना कीप अप नहीं रखा इसके साथ, और हम लोग इन बाकी कंट्री से भी पीछे हो गए। जैसे ये कहती है कि कनाडा का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, इसका गाइडलाइंस इसने बना दिया है पूरी तरह से कि जो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की ये बात करती है कि जो इन जेंडर न्यूट्रलिटी को इन ड्राफ्टिंग स्टाइलस मैनुअल, जो मैनुअल स्टाइल मैनुअल जो होगा उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी लैंग्वेज का यूज़ होगा। सेम यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी 2007 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जेंडर न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हम लोग का जो शुरुआत हम लोग में सबसे आगे थे इस इशू में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हम लोग ने, और अब बाकी कंट्री जो है वो हमसे ज़्यादा एडवांस कर चुकी हैं और इस चीज़ में काफ़ी आगे हम लोग से। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर जब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिस में अगर हम लोग ये चेंज देखें, ये वो जो लैंग्वेज है वो जेंडर न्यूट्रल कर दें, तो इससे के बाद हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है उसमें भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रीज के लीडर को एक अच्छा राइट सिग्नल भेजना चाहिए सिटीजन्स को, ताकि वो उसको फॉलो कर सके और उस बात पे जो है पूरा नेशन मूव करे। ठीक है, और ये कहती है कि जो पहले शुरुआत होनी चाहिए अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होनी चाहिए, जो इंटायर रिजर्वायर ऑफ ऑफ लॉज है। ठीक है, फिर ये गैस कहते हैं कि आगे जो है वंस द लैंग्वेज, एक बार जो लैंग्वेज वो करेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि और इस चीज़ में सही इस डायरेक्शन में और हम लोग जो है राइट स्टेप्स लें। ठीक है, डीपर इश्यूज जो इसके हैं उस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, पहले लैंग्वेज करेक्ट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो जो 2018 के ये एग्जांपल देते हैं कि यूके पार्लियामेंट में क्या हुआ, जेंडर ऑडिट हुआ, जिससे हम लोग को वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थी पार्लियामेंट की, उनकी कंडीशन के बारे में और उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती थी उसके बारे में सुनने में आया, काफ़ी काफ़ी न्यूज़ें आई। तो ये कहती है कि अगर उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएं इंडिया के पार्लियामेंट की कंडीशन में, जहाँ पर यूके से भी कम वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि क्या कोई ऐसा जो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट या प्रमोशन प्रोसेस वुमेन्स में हुआ भी, या फिर जो उनका जो ग्रोथ है वो हिंडर्ड करता है हैरेसमेंट और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो जब वहाँ पर इतना हो सकता है, तो इंडिया के जो कंडीशन होगी उसमें भी काफ़ी सवाल उठता है। ठीक है,
फिर ये कहती है कि इस 21st सेंचुरी में जब पीपल ऑफ ऑल जेंडर जो है अपने अपने जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं अपने अपने कंपेशन स्ट्रेंथ और एम्बिशन के साथ, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट को ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो क्या कहाँ स्टैंड करता है जेंडर इक्वलिटी और इस इशू को लेके, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो पास्ट का एरर है, जो स्टेरियोटाइप चलता आ रहा है पहले से, उसको सुधार करने की ज़रूरत है और रूल बुक्स लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है।